गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है दैट इज ऑल अबाउट टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या देना बट ऑब्वियस in last couple of videos we have gone through the concept of scientific management. Scientific management का जो concept है that concept was given by F.W. Taylor, that is a Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor इनका बर्थ हुआ था 1856 में, इनकी डेथ हुई 1915 में। Basically he was American, okay, started his career as a mechanist in Midwell Steel Work at Philadelphia, USA, बराबर। Then he became the chief engineer of that particular factory. Later onward, he has given 6 principles of scientific management, जिसको हम लोग कहते हैं principle of scientific management. But now try to understand, जहां तक F.W. टेलर इनका सवाल है, समझने की कोशिश करना। इन्होंने मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट दिया, दैट कंसेप्ट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑलरेडी साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हम लोगों ने देखे थे। वी आर गॉन थ्रू द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 6 के 6 प्रिंसिपल्स इस प्रकार के थे: साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, harmony not discard, mental revolution, cooperation not individualism, division of responsibility, and last one was development of employer and employee for greater efficiency and maximum prosperity. Now today we have to start with the techniques of scientific management, and mark my word, these techniques of scientific management is a last part of chapter number 1 of OCM. क्या दे समझने की कोशिश कर। दिस पॉइंट इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। जहां तक एग्जामिनेशन का सवाल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जामिनेशन में इट मे बी पॉसिबल दैट आइदर दे कैन आस्क फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और दे कैन आस्क अ क्वेश्चन लाइक व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। There are 6 techniques of management. पहला दिया हुआ वर्क स्टडी, सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, थर्ड वन इज अ साइंटिफिक टास्क सेटिंग, फोर्थ वन साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, फिफ्थ वन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड सिक्स्थ वन इज गिवन दैट इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल वेज पीस वेज रेट प्लान। ओके, नाउ F.W. टेलर इनका बेसिक कहना इतना ही था कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो भी काम करना है वो काम साइंटिफिक तरीके से किया जाना चाहिए, बराबर। अब इनका पहला जो कंसेप्ट है, दैट फर्स्ट कंसेप्ट इज ऑल अबाउट वर्क स्टडी, बराबर। नाउ मार्क माय वर्ड, मैं क्या कह रहा हूं। जहां तक वर्क स्टडी का सवाल है, बट ऑब्वियस F.W. टेलर इनका वर्क स्टडी के बारे में जो कुछ भी कहना था, that was very simple. Work study consists of organized, systematic and critical assessment of the various activities or function. But इन्होंने क्या किया, ये जो वर्क स्टडी है, इस वर्क स्टडी को 4 अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड किया। फर्स्ट, लेट्स से इसको मैं ए नंबर कहता हूं, that is all about a time study. Then second is there, that is about a method study. Then next one is there, that is a motion study, and fourth one is given, that is let's say fatigue study. ऑर्गेनाइजेशन कोई भी रहने दो बेटा, वेदर ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन इज अ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में
वर्क स्टडी करना बहुत जरूरी है। क्या होता है वर्क स्टडी? वर्क स्टडी करना इसका मतलब है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होने वाला है वो काम किस तरह से परफॉर्म किया जाना चाहिए, उसका एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होना चाहिए। दैट इज ऑल अबाउट अ वर्क स्टडी। अरे एक सिंपल एक बात बताता हूं, लेट्स से टाटा मोटर्स जैसी एखादी ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑब्वियस टाटा मोटर्स आर एसोसिएटेड विथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल्स, बराबर। अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स टाटा मोटर्स में बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। क्वेश्चन इज दैट टाटा मोटर्स में अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स तैयार किए जाते हैं। डेफिनेटली लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। रहा सवाल लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन कैसे भी रैंडमली कुछ भी काम किया तो चलेगा क्या? नहीं। बट ऑब्वियस इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग एक साथ में आते हैं, बहुत सारे वर्कर्स है, बहुत सारे एम्प्लॉइज है, बराबर। टॉप लेवल के लोग हैं, मिडिल लेवल के लोग हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं। अब कहीं ना कहीं अगर तो आपको इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर तरीके से काम करवा के लेना है तो बट ऑब्वियस इट इज योर ड्यूटी दैट देयर मस्ट बी अ प्रॉपर वर्क स्टडी बिफोर स्टार्टिंग द वर्क। बिफोर असाइनिंग the work to the available workforce, proper work study should be done by the management। कंपनी का मैनेजमेंट कोई भी कंपनी रहने दो, बट ऑब्वियस उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जिसको बेसिकली हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट कि भाई अपने एम्प्लॉइज से काम किस तरह से करवा के लेना है, उस काम करवा के लेने के लिए बट ऑब्वियस दे विल बी रिक्वायर ह्यूज प्लानिंग। प्रॉपर काम करवा के लेना है, प्रॉपर काम करवा के लेना है तो बट ऑब्वियस वो काम करवा के लेने के लिए आपके पास में सही ढंग का प्लानिंग होना चाहिए, बराबर। और एफ.डब्ल्यू. टेलर इन्होंने वर्क स्टडी को 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया, जिसमें का पहला है टाइम स्टडी। व्हाट इज अ टाइम स्टडी? सो लेट्स से इट इज अ टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय द एम्प्लॉई टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। एक आधा टास्क दिया हुआ एम्प्लॉय को, तो भाई वो टास्क कितने समय में कंप्लीट होना चाहिए, दैट इज ऑल अबाउट अ टाइम स्टडी। मार्क माय वर्ड, भाई एखादा वर्कर या एखादा एम्प्लॉय कोई तो भी काम कर रहा है, कितना भी लंबा समय ले लिया उसने काम करने के लिए तो चलेगा क्या? नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली टाइम स्टडी का मैनेजमेंट करना दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट थिंग। अगर कब गलती से भी टाइम स्टडी में कोई गड़बड़ हो गई, टाइम स्टडी को मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो बट ऑब्वियस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फेस अ लॉस फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय बट ऑब्वियस टाइम स्टडी मैनेज होना चाहिए। एक सिंपल बात बताता हूं, टाटा मोटर्स की हम लोग बात कर रहे थे, डेफिनेटली उनका भी कोई ना कोई एक टाइम का जस्टिफिकेशन होगा, बराबर। भी एखादी कार अगर तो मैन्युफैक्चर करना है तो कार मैन्युफैक्चर करने के लिए कितना समय लगना चाहिए, बट ऑब्वियस वो कहीं ना कहीं उन लोगों ने प्रॉपर तरीके से डिसाइड करके रखा होगा, बराबर। सो दिस इज अ टाइम स्टडी। देन सेकंड वन दैट इज कॉल्ड एज अ मेथड स्टडी। मेथड स्टडी इसका मतलब है काम करने का तरीका। बट ऑब्वियस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा यही चाहेगी कि काम करने का तरीका कुछ इस प्रकार का होना चाहिए दैट इट मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव। मेरे शब्दों की ओर प्रॉपरली देखना, प्रॉपरली समझना। कॉस्ट इफेक्टिव इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो भी काम करना है वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए इसका मतलब कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा प्रॉपर तरीके से काम करवाते आना चाहिए, बराबर। आज के डेट में अगर आप कोई भी कंपनी की बात करते हो तो यू विल कम टू रियलाइज, यू विल कम टू नो कि भाई आज के डेट में कोई भी कंपनी के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि उन कंपनियों को बट ऑब्वियस इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से काम करना है कि भाई काम बहुत ही कम से कम खर्चे में होना चाहिए। रीजन बिहाइंड दैट
ईच एंड एवरी कंपनी इज वर्किंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. बराबर. अरे भाई खर्चा कम करोगे, दैट इज वन ऑफ द वे टू इंक्रीज द प्रॉफिट. आपको अगर कब आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो बट ऑब्वियस कहीं ना कहीं खर्चा कम करना होगा. बट ऑब्वियस प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए खर्चा कम करना होगा. दिस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज मेथड स्टडी. ठीक है. देन इट गोज विद द मोशन स्टडी. नाउ व्हाट इज द मोशन स्टडी? मोशन स्टडी इसका मतलब होता है स्पीड. मोशन इज ऑल अबाउट अ स्पीड. ख्याल देना, रीजन इज दैट कि भाई एम्प्लॉय का या वर्कर का मूवमेंट कैसा होता है. बराबर. आप एक बड़े फैक्ट्री में जाके देखो, बड़े कंपनी में जाके देखो, यू विल कम टू रियलाइज कि मशीन से प्रोडक्शन का स्पीड बहुत फास्ट रहता है. वहां पे काम करने वाला जो वर्कर है या वहां पे काम करने वाला जो एम्प्लॉय है, उस वर्कर को या उस एम्प्लॉय को उतने ही सिस्टमैटिक ढंग से काम करना है. उस वर्कर को या उस एम्प्लॉय को उतने ही स्पीड के साथ काम करना है. अगर कब सपोज उसका कहीं पे स्पीड कम होता है तो बट ऑब्वियस ही विल नॉट एबल टू कोप अप विद द वर्क. ठीक है. आप लोगों ने अगर कब सपोज मूवी देखा होगा हिंदी मीडियम, तो यू विल कम टू रियलाइज. बराबर. हिंदी मीडियम ये जो मूवी है, इस मूवी में आपने अगर कब सपोज सही तरीके से ऑब्जर्व किया होगा तो बट ऑब्वियस जो हीरो रहता है फिल्म का, वो एक बार बिस्किट बनाने वाले कंपनी में काम करता है. बराबर. प्रॉब्लम इज दैट वहां पे आपको मोशन मेंटेन करते आना चाहिए. मोशन मेंटेन करते आना चाहिए इसका मतलब स्पीड मेंटेन करते आना चाहिए, या उसको ही हम लोग कह सकते हैं कि बट ऑब्वियस मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय और वर्कर must be according to the nature of production. Then fatigue study. Now try to understand there are adverse effect on the health and efficiency of the employee. कभी कभार organizations का problem ये होता है that they don't have sufficient break. They are working for long hours. बराबर. बहुत लंबे समय तक काम करते रहते हैं, उनको ब्रेक जो मिलना चाहिए वो ब्रेक नहीं मिल पाता है. बराबर. टारगेट का प्रेशर रहता है. कभी कभार उन लोगों के पास में हेवी वर्किंग टूल रहते हैं, या काम करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में जिस प्रकार का कंडीशन अवेलेबल होना चाहिए उस प्रकार का प्रॉपर वर्किंग कंडीशन अवेलेबल नहीं होता है. दैट इज ऑल अबाउट द फैटिग स्टडी. बराबर. इसको हम लोग कहेंगे फैटिग स्टडी. ठीक है. तो कहीं ना कहीं हर ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट ने ये सोचना चाहिए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में काम कराते समय बट ऑब्वियस प्रॉपर तरीके की सभी फैसिलिटीज उनके वर्कर्स को, उनके एम्प्लॉइज को मिलनी चाहिए. दैट इज अबाउट द फैटिग स्टडी. इन शॉर्ट वी कैन से दैट वर्क स्टडी कितने पार्ट है? 4. टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी एंड फैटिग स्टडी. क्लियर? देन there is a second part that is all about a standardization of tools and techniques. ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए बट ऑब्वियस जो भी एम्प्लॉय या वर्कर काम कर रहा है उसके पास में स्टैंडर्ड तरीके का टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल होना चाहिए. विद द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एट अ वर्क प्लेस, टेलर एडवोकेटेड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट. W. टेलर इनका कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते समय बट ऑब्वियस स्टैंडर्डाइज तरीके के टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल होना चाहिए. बराबर. बिकॉज स्टैंडर्ड तरीके के टूल्स एंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल करोगे तो काम अच्छे से भी होगा, काम जल्द भी होगा. बराबर. सो दिस इज व्हाट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज वर्किंग एनवायरमेंट एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द स्पॉइलेजेस. बराबर. अगर कब आप स्टैंडर्डाइज टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे तो वेस्टेज कम होगा. बराबर. वेस्टेज अगर कब कम होगा तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा. थर्ड वन दैट इज अ साइंटिफिक साइंटिफिक टास्क सेटिंग. बराबर. ऑर्गेनाइजेशन में जो कोई भी एम्प्लॉइज को टास्क दिए जाते हैं वो टास्क साइंटिफिक तरीके के होने चाहिए. बराबर. ख्याल देना, टेलर एम्फसाइज द नीड फॉर फिक्सिंग अ फेयर डेज वर्क. बराबर. फेयर डेज वर्क इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि भाई एक दिन में कौन से वर्कर से या कौन से एम्प्लॉय से कितना काम करवा के लिया जाना चाहिए ये पहले से डिसाइड होना चाहिए. बराबर. इसको इसने
एक वर्ड इस्तेमाल किया, दैट वर्ड इज ऑल अबाउट फेयर डेज वर्क। बराबर, फेयर डेज वर्क इसका मतलब है कि भाई काम इस प्रकार से होना चाहिए कि जो भी टास्क आप सेट करके दे रहे हो दैट टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड। बराबर, टास्क अचीव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एखादे को बहुत ही ज्यादा काम दे दिया, एखादे को बहुत ही कम काम दे दिया। सॉरी, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द वर्क असाइन्ड टू द एम्प्लॉइज और द वर्कर्स। देन साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, बट ऑब्वियस एफडब्ल्यू टेलर का इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जो कोई भी वर्कर्स या एम्प्लॉइज का सिलेक्शन होगा और ट्रेनिंग होगा, वो सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ये साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए कोई तो भी इंटरेस्टेड है, वो काम करने के लिए आ गया और उसको हम लोगों ने काम दे दिया। सॉरी, इट इज नॉट द वे। ऑर्गेनाइजेशन में बट ऑब्वियस काम करने के लिए उसको पहले सिलेक्ट करो, बाद में उसको ट्रेनिंग दो। बट सिलेक्शन का प्रोसेस एज वेल एज ट्रेनिंग का प्रोसेस, ये दोनों भी प्रोसेसेस साइंटिफिक तरीके से कंप्लीट होने चाहिए। देन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, बट ऑब्वियस आप अगर सपोज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि आप कहां पे भी गए तो बट ऑब्वियस वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पे काम एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो रहा है, वो इंप्लीमेंटेशन करते समय बट ऑब्वियस आपको दो तरीके से कैटेगराइज करना होगा। पहला एक तरीका होता है कैटेगराइजेशन करने का, जिसको नॉर्मली हम लोग कहते हैं एट प्लानिंग लेवल, एंड अनदर दैट इज कॉल्ड एज द इंप्लीमेंटेशन लेवल। अगर तो सपोज प्लानिंग लेवल पे काम कर रहे हो तो जो राउट क्लर्क रहेगा ही विल टेल द वर्क मूव फ्रॉम वन मशीन टू अदर। बराबर, वहां पे इंस्ट्रक्शन क्लर्क होना चाहिए, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन भी मेंटेन होना चाहिए। अगर कब सपोज आप इंप्लीमेंटेशन लेवल की बात कर रहे हो तो इंप्लीमेंटेशन लेवल में बट ऑब्वियस देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ गैंग बॉस। बराबर, देन स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, ओके, एंड इंस्पेक्टर। क्लियर? सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द थिंग्स। तो कहीं ना कहीं ही रिकमेंडेड 8 फोरमन टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। बराबर, कितने फोरमन होने चाहिए? 8 फोरमन। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का काम देखता है। बराबर, सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट टेक्निक है दैट इज द डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान। ठीक है, अब पीस वेज रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन इसका मतलब है पगार। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन इसका मतलब है पगार। एफडब्ल्यू टेलर इनका कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी लोगों को एक जैसा पगार मत दो। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने भी लोग हैं सभी लोगों को पगार देते समय बट ऑब्वियस एक जैसा पगार देना है क्या? नहीं। फिर किस तरह का पगार देना है, किस तरह का रेम्यूनरेशन देना है, तो इसके बारे में इनका बहुत ही प्रॉपर तरीके से कहना था कि भाई एक एवरेज वर्कर को ख्याल में रखते हुए सैलरी दो, बाकी जो कुछ भी डिपेंड करता है दैट डिपेंड्स ऑन द वर्क ही इज गोइंग टू परफॉर्म। अरे एखादा वर्कर अच्छे से काम करता है, ज्यादा काम करता है तो उसको ज्यादा पैसा दो। बराबर, एखादा वर्कर अगर तो उतना काम नहीं कर पाता है तो बट ऑब्वियस उसको कम पगार दो। दिस इज व्हाट डिफरेंशियल पीस वेज रेट प्लान। ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो कोई भी वर्कर्स है उन लोगों को एक जैसा पगार दिया जाना नहीं चाहिए। बराबर, बट ऑब्वियस अगर कब सपोज एक नॉर्मल पगार रखते हो, बाकी उनके परफॉर्मेंस के ऊपर रखते हो, तो डेफिनेटली एक एवरेज वर्कर जो रहेगा उसके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं चलता रहेगा कि यार उसको अच्छे से काम करना है, बिकॉज अच्छे से काम करेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। दैट इज व्हाट द रीजन ही एडवोकेटेड दैट देयर मस्ट बी differential piece wage rate plan. Okay, so this was all about the techniques of scientific management.